बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चा लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे 9.4। अच्छा 9.4 का मैंने बताया था कि इसमें हमने सोल्व करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसमें मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन आपकी इस फॉर्म की होनी चाहिए। अगर कोई नहीं है इस फॉर्म में तो पहले आपने ना इसको इस फॉर्म बना लेनी, ये वाली कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ऐसी फॉर्म बना लेनी। फिर ऐसी फॉर्म बनाने के बाद मैंने कहा था जो डी एक्स के साथ होगा इसको आपने एम कह देना, जो डी वाई के साथ होगा इसको आपने एन कह देना। फिर क्या करना है, जस्ट एम का डेरिवेटिव आपने वाई के रिस्पेक्ट लेना है, एन का एक्स के लेना है। दोनों बराबर आगे हमने कहना है ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। तो पहले आपने इसको एग्जैक्ट शो करना है, फिर इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए मैंने आपको कहा था आपने सिर्फ ये वाला एक स्टेप याद रखना है कि जो इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इक्वल टू सी, इसको सोल्व कर देना है। ठीक है जी, ये दो काम करने हैं आपने। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था। ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था कि 2xy प्लस वाई माइनस टेन वाई इक्वल टू, अब ये dx के साथ है इस सारे को उसने m ले लिया, ये dy के साथ है इस सारे को उसने n ले लिया। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपने क्या करना है, जिस जिस टर्म में y आ रहा है सिर्फ उनका लेना है, बाकी उसके हिसाब से जीरो है। अब आप नोट करें तीनों टर्म में y आ रहा है, मतलब हम तीनों का डेरिवेटिव, पहली का डेरिवेटिव लिया, देखिए 2x कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, तो 2x बचा। फिर प्लस y का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 हो गया। tan y का डेरिवेटिव आपको ज़बानी आना चाहिए, ये फार्मूले मैंने आपको शीट भी सेंड की हुई है। तो tan y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सेकंड स्क्वायर y। ठीक है जी। तो फिर इसी तरीके से n का इसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है जी, x के रिस्पेक्ट। तो देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। अब देखें, अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x tan स्क्वायर y, तो ये tan स्क्वायर y कांस्टेंट आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है जी, तो tan स्क्वायर y आ गया प्लस सेकंड स्क्वायर y। अब देखिए इस पूरे फैक्टर में x है ही नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि सिर्फ हमने उसके रिस्पेक्ट लेना होता है। तो अब इस पूरे फैक्टर में x है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका फिर जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, फिर जीरो होगा, क्योंकि y इसके हिसाब से कांस्टेंट हो जाता है। ये चीज़ आ गई। ठीक है जी। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लें। देखें अब ये कैसे बना है, ये एक फार्मूला होता है। देखिए 1 माइनस सेकंड स्क्वायर वाई, ये जो मैंने आपको एक शीट सेंड की ना तो लिखा होगा, ये फार्मूला होता है कि सेकंड स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। उधर से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1 माइनस सेकंड स्क्वायर वाई बराबर होता है टेन स्क्वायर वाई के। तो ये फार्मूले से वैल्यू निकाली, ये वैल्यू देखो दोनों बराबर आ गई है, तो उसने कह दिया कि सो गिवन एग्जैक्ट है। अब ये फार्मूला लगा दिया, ये आपने अब खुद ही काम करना है, मैं बता देता हूँ। एम ये ले लिया प्लस सिर्फ इसका बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स। ठीक है, मतलब कि एन में जो टर्म है वो एक्स से फ्री हूँ। देखो कि मतलब ये सिंपल सी बात है कि जिसमें एक्स आ रहा है वो टर्म नहीं लेनी। एन था ना, इस पहली टर्म में भी एक्स आ रहा है, दूसरी में भी आ रहा है, तो ये नहीं लेनी। तीसरी कौन सी बची, सेकंड स्क्वायर वाई, तो ये आपने ले ली सेकंड स्क्वायर वाई। ठीक है जी, सेकंड स्क्वायर वाई की इंटीग्रेशन टेन वाई होगी, इसकी भी इंटीग्रेशन कर लेना, ये आप खुद कर सकते हो। तीसरे वाला रहने दे क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो मैं करवा रहा हूँ ना आप उसको देखते जाए, बाकी आप छोड़ते जाएँ। तीसरे वाला रहने दें, 4 वाला करते हैं। अच्छा 4 वाले में देखिए क्वेश्चन चेंज है कि जिसने ये चीज़ दी हुई है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने फॉर्म बनानी है ऐसी वाली। ठीक है जी, तो पहले इसको रीअरेंज कर लो। कैसे, उसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको इसके इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये माइनस वाला इधर आके प्लस कर दिया। देखे ना आप वो फॉर्म बन गई ना ये वाली। तो अब इधर से आप उठा लें कि डी एक्स के साथ ये एम हो गया, डी वाई के साथ वाला ये एन हो गया। अब एम का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट लेंगे। देखिए इसमें तो वाई आ ही नहीं रहा, एक्स वाली पहली टर्म में तो ये जीरो हो गया। इसमें वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वह एच आ जाएगा, इसमें भी लिया डेरिवेटिव। देखें एक्स में तो 1 एच आ गया, इसमें है ही नहीं एक्स, तो इसका जीरो हो गया। तो एच एच दोनों बराबर आ गए, तो ये एग्जैक्ट होगी। अब इसका आप डेरिवेटिव ले लें, तो एम वैसे ही आ गया। टर्म एन की टर्म लेनी है जो एक्स से फ्री हो। देखें पहली टर्म में तो एच एक्स आ रहा है, तो ये नहीं आप लेनी। दूसरी टर्म कौन सी, पी वाई, इसमें नहीं आ रहा, तो ये आपने ले लेनी पी वाई। तो इसकी इंटीग्रेशन कर ली, सिंपल पावर रूल लग गया कि बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, वाई पे पावर रूल लग गया, वाई स्क्वायर ओवर 2, ये भी है, इस पे पावर रूल लग गया। इसको आप खुद ही आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। ये 5 भी छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, एम इसको ले लिया, एन इसको ले लिया। अब आपको ये चीज़ें आ जानी चाहिए। जब इसका डेरिवेटिव लिया, ये देखें एल इधर एंगल में जो भी हो ना आपने इसको एक्स ही समझना है। ये log एक्स है, तो log एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था कितना होता है 1 ओवर एक्स। तो देखें log एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स आ गया। अब इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो अब एंगल कितना एक्स वाई, तो हम वाई के रिस्पेक्ट ले रहे, तो वाई के रिस्पेक्ट वो वाई वाला 1 हो गया, एक्स बच गया, तो ये एक्स ऊपर आ गया। ठीक है, एंगल में जो भी हो ना आपने इसको एक्स ही समझना है कि log एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। फिर हमने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो इसी तरीके से ये डेरिवेटिव लिया। इसको सॉल्व करने के बाद ये चीज़ आ गई। अब देखो ना इसमें उसने कहा कि जो एक्स से फ्री टर्म हो, तो इसमें तो एक्स आ रहा है, बाकी कौन सी टर्म बच रही है, 1 नहीं बच रहा है। तो इधर देखें 1 आ गया, एम ये वैसे आ गया, इसकी आप इंटीग्रेशन कर ली। ठीक है जी।
अब इधर क्या किया देखें, जब इसकी इंटीग्रेशन कीजिए ln x y की dx, इस पे लगाया असल में ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर बंद किया हुआ ना, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन का फार्मूला है, इसको हम लोग कह देते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अगर तो ये आपको आता हुआ ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं आपको ये बल्कि लिख भी ले, मैं बताता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पता क्या होता है, ये देखिए मैं फार्मूला बोलता हूँ। दो फंक्शन इसमें ln x y, एक फंक्शन आप 1 ले लें। एक फंक्शन देखें फार्मूला क्या होगा, पहला फंक्शन वैसे का वैसे ही ln x y, पहला फंक्शन वैसे ही इंटीग्रेशन दूसरे की। अब दूसरा फंक्शन क्या था कि इंटीग्रल 1 dx था, तो इसकी इंटीग्रेशन x आ गई कि पहला फंक्शन वैसे ही इंटीग्रेशन दूसरे की माइनस लिख के आपने फिर इंटीग्रल डाल देना है। फिर इधर क्या करना है कि जो आपने इधर इसकी इंटीग्रेशन ली है, इधर ये लिख देना है। मतलब कि क्या इंटीग्रेशन लेके आए x है, ये x पहले लिख दें आप, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कर लें, x पहले लिख दें। फिर डेरिवेटिव लेना होता है हमने पहले फंक्शन का, log x y का डेरिवेटिव कितना हो गया 1/x, एक्स वाई का डेरिवेटिव फिर कितना आ गया y, ये इंटीग्रेशन पे पार्ट्स है। तो इंटीग्रेशन पे पार्ट्स का दोबारा फार्मूला मैं बोल रहा हूँ, आपने इसको याद रख लेना है कि पहला फंक्शन वैसे ही इंटीग्रेशन दूसरे की माइनस इंटीग्रल लगा के फिर जिसकी इंटीग्रेशन की है आपने वो वैसे लिख देना इधर इंटीग्रल के आगे, फिर डेरिवेटिव लेना इस पहले फंक्शन का। तो log x y का डेरिवेटिव 1/x y आ गया। ठीक है जी, तो ये इंटीग्रेशन में पार्ट्स है, इसको सोल्व करके जी हो जाएगा। अच्छा, फिर ये 6 वाला भी रहने दे, 6 वाला थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, इसको रहने दे। ये 7 वाला तो सिंपल सा, ये इसमें कोई समझने समझाने वाली बात नहीं है। ये 7 वाला भी आपने करना है, 6 वाला स्किप करना है और एक जो पीछे स्किप करवाया वो करना है। 7 वाला आप ये खुद ही कर लेना है, ये तो सिंपल ही है। अब आ जाते हैं 8 पे। 8 वाला भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपने m का नाम दे लिया, इसको n का नाम दे लिया। अब इसका डेरिवेटिव ले, देखिए y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो सारी टर्म क्या होगी, इसमें तो y आ ही नहीं रहा, ये सारा जीरो हो गया इसका। बाकी बचा ये y सीकेंड स्क्वायर x, तो y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया तो y का हो गया 1, बाकी कितना बचा सीकेंड स्क्वायर x आ गया। इसका भी डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट लिया तो इसमें तो x आ रहा है, मतलब कि इसके सिर्फ इसमें तो tan x का डेरिवेटिव कितना हो गया सेकंड स्क्वायर। अब इसमें टर्म में x आ ही नहीं रहा तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0, तो ये दोनों बराबर आ गए, एग्जैक्ट हो गई। अब आप इनको सोल्व कर लेना, ये सिंपल है। ठीक है जी, 8 के बाद ये 9 वाला भी आपने खुद ही करना है। ठीक है, इसमें कोई मसला हुआ तो मुझसे पूछ लेना। ये 9 वाला भी कर लें। 9 के बाद ये 10 वाला रहने दें। 10 के बाद ये 11 वाला में करते हैं हम लोग। अब असल में जो पहले 10 क्वेश्चन थे ना वो सिंपल थे, मैं आपको ना इसका जो है एक्सरसाइज है वो भी सेंड कर देता हूँ, और जो इसका ये वाला सोल्यूशन है ये जिसको मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ ये सोल्यूशन भी आपको मैं सेंड कर देता हूँ। दोनों चीज़ें आपको मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, मिल जाएगी। ठीक है जी, अब इसमें क्या फ़र्क है, अब ये क्वेश्चन जो पहले 10 थे वो एक जैसे थे। अब ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाले ना 11 से लेकर 15 तक, मतलब 11 से 15 तक ना, ये क्वेश्चन एक जैसे हैं। इनमें सिर्फ फ़र्क क्या है कि सिर्फ इस कंडीशन का फ़र्क है, जो आपको मैं पहले भी हमने सोल्व किया। अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि जी y इंटू 1 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या ना, आपने सिर्फ इस चीज़ को यूज़ करना, बाकी ये सेम सारा पिछले वालों जैसा ही होगा, सिर्फ इनिशियल वैल्यू आपने यूज़ करनी है। देखें पहले dx के साथ था, इसको m ले लिया, dy के साथ है इसको n ले लिया, इसका डेरिवेटिव लिया, दोनों बराबर आगे इंटीग्रेशन कर ली इधर तक। तो देखो अगर तो ये कंडीशन ना होती ये वाली, फिर तो हमारा ये इतना आंसर आ जाना था। अब चूंकि ये कंडीशन दी हुई है तो आपने इसको भी यूज़ करना है। अब y इंटू वाई इज इक्वल टू 2 है, इसका मैंने आपको पता बताया कि जो चीज़ पुट हो रही ना इस y फंक्शन के अंदर वो x होता है, जो हमें आंसर मिल रहा होता है वो y होता है। तो इसमें आपका एक तरह से x कितना है 1 है, तो y कितना है 2 है। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन में जहाँ x आ रहा है उधर क्या लगा दें 1 लगा दें, जहाँ y आ रहा है उधर 2 लगा दें। तो ये देखें ये लगाने के बाद ये चीज़ बन गई। इधर से इसको सोल्व करने के बाद c की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब इस c की वैल्यू 7 को आप क्या करें, इस क्वेश्चन में इधर c की जगह इसकी जगह पुट कर दें, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ चुका कि सेम ये ऊपर वाले जैसा ही है। सिर्फ ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब इनिशियल वैल्यू की बात हो तो आपने इस चीज़ को भी यूज़ करना है, इसमें पुट करना है। ठीक है जी, एक आप इसमें 11 कर लें, एक ये 12 वाला कर लें। 12 वाला भी सिंपल है, सिर्फ ये कंडीशन आपने इधर यूज़ करनी है। अब आपने खुद ही ट्राई करना है, सोल्व सारा किया हुआ है, सिर्फ आपने समझना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें समझने समझाने वाली बात सिर्फ एक ही है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो इसलिए मैंने पहले इस पर बड़ा जोर दिया था कि आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लाजमी आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आएगा तो फिर ही ये आपको ये क्वेश्चन सोल्व होने। ठीक है जी, तो ये भी आप कर लेना। उसके बाद ये जो 13 वाला है ना, ये 13 वाला भी कर लेना, ये भी छोटा सा ये इधर ही ख़त्म हो जाता है। 13 के बाद ना आप बस इसको वाइंड अप करते हैं बल्कि। ठीक है जी, ये 13 तक कर लें। जो मैंने क्वेश्चन स्किप करवाए वो आपने नहीं करने हैं, जो मैंने ये डिस्कस किए हैं आप वो क्वेश्चन कर लें। ठीक है जी, मतलब कि पहले 10 क्वेश्चन एक जैसे, जो 11 से 15 तक है वो एक जैसे। अब जो 11 से 15 तक क्वेश्चन है उनमें क्या फ़र्क है, उनमें सिर्फ यही फ़र्क है कि उसने इनिशियल कंडीशन दी हुई है। मतलब कि वो जो वैल्यू इनिशियल कंडीशन किसको कहते हैं, ये वाली चीज़ है, इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन। एक होती है बाउंड्री कंडीशन,
बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि जब ये कंडीशन दो चीज़ों पे लग जाए, अभी तो सिर्फ ये एक चीज़ पे लग रही है, तो इसलिए ये इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये इनिशियल कंडीशन भी आपने यूज़ करनी होती है। तो ये 9.4 हमारी क्लोज हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग सोल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को, कि वो क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स और उसको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इधर तक जो जो हमारा सोल्व हमारा काम इधर तक अभी इतना हुआ है कि जी एग्जैक्ट पहला काम तो ये पता होना चाहिए क्या कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है, फिर दूसरा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, ये दो बातें, ये दो चीज़ें हमने इस टॉपिक को हमने ना इधर तक वाइंड अप कर लिया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।